आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। इजराइल फिलिस्तीन में लगातार 21वें दिन जंग जारी है। इस जंग में 8,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक, जिसमें गाजा के 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। वहीं 1,400 इजराइल के लोगों की जान गई है। गाजा पर इजराइल का जुल्म मुसलसल जारी है। इजराइल हर जानिब से गाजा पर हमला कर रहा है। गाजा की सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। मौत का सिलसिला हर पल बढ़ता जा रहा है। यूएन भी इस बात को कह रहा है कि इस वक्त गाजा में कोई भी मकाम भी महफूज नहीं है। गाजा में बिजली, ईंधन की कमी की वजह से सेहत का निजाम ठप हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर गाजा के मजीद 15 हॉस्पिटल को मजबूरन बंद करना पड़ा है। इजराइल और हमास में छिड़ी जंग के बीच डिप्लोमेटिक महाज पर भी जंग अब तेज हो गई है। यूएन की मीटिंग में यह मामला उठा तो फिलिस्तीन और इजराइल आमने सामने आ गए। इस बीच हमास के एक डेलीगेशन के रूस पहुंचने से भी तनाज़ा और गहरा होता नजर आ रहा है। आज के मुद्दे में बात करेंगे इसी पर। गमज़दा गाजा बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच जंग पर दुनिया दो हिस्सों में बटी दिख रही है। इजराइल की हिमायत में अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक हैं, तो हमास के साथ ईरान समेत कई दूसरे मुल्क खड़े दिख रहे हैं। इस बीच हमास का एक वक्त हिमायत जुटाने के लिए रूस पहुंच गया है। इजराइल का दावा है कि मॉस्को पहुंचे हमास के डेलीगेशन की सदारत मूसा मोहम्मद कर रहा है। मूसा मोहम्मद के साथ हमास के कई मेंबर शामिल हैं। रूसी वजारत खारजा ने दौरे की तस्दीक की है, हालांकि ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया है। Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. Что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем. मॉस्को के दौरे पर पहुंचे हमास के डेलीगेशन से यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई पर चर्चा हो सकती है। इस बीच रूस ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हमास की हिमायत में खड़ा रहने वाला ईरान भी उसके राब्ते में है। По поводу российско-иранских контактов в Москве я могу подтвердить, что сегодня заместитель министра иностранных дел России господин Галузин встретился с заместителем министра Ирана Бараги Киани. Я думаю, что в ближайшее время мы соответствующий материал также и опубликуем. मॉस्को के हमास के डेलीगेशन से बातचीत को इजराइल ने दहशतगर्दी को हिमायत देने जैसा बताया और कहा कि रूस का ये कदम हमास के हमलों को सही ठहराता है। इजराइल ने रूसी सरकार से हमास को फौरन बाहर निकालने की अपील भी की। उधर हमास के कब्जे में कैद लोगों की रिहाई को लेकर ईरान ने नया दावा किया है। उसका कहना है कि हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार है। वहीं हमास का दावा है कि उसके कब्जे में कैद लोगों में से 50 की मौत इजरायली हमलों में हो चुकी है। इस बीच यूएन में इजराइल हमास जंग पर चर्चा हुई। इस दौरान इजराइल और फलस्तीन के नुमाइंदों में तीखी बहस हुई। दरअसल चर्चा में फलस्तीन ने इजराइल पर बड़ा इल्जाम लगाया कि इजरायली फौज के हमलों में अब तक 7,000 शहरियों की मौत हुई है, जिनमें से 3,000 बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीन ने जंग रोकने की अपील भी की। Is this the war that some of you are defending? Can this war be defended? These are crimes. This is barbarism. If you do not stop it for all those who were killed, stop it for all those whose lives we can still save. हालांकि फलस्तीन के इल्जामात पर इजराइल ने अपनी सफाई पेश की। इजराइल ने कहा कि ये जंग फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं है। इजराइल के नुमाइंदों ने यूएन की मीटिंग में हमले से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो दिखाई। उन्होंने इजराइल पर हुए हमले को 9/11 से भी ज्यादा बड़ा बताया और कहा कि इस हमले में मरने वालों की तादाद 9/11 से 15 गुना है। इजराइल ने यूएन के स्टेट से साफ किया कि वो हमास को खत्म करके ही रहेगा। ISIS was the Islamic State of Iraq and Syria, and Hamas is the Islamic State of Gaza. So just as was done with ISIS, Hamas must be no more.
our goal is to completely eradicate Hamas's capabilities, and we will use every means at our disposal to accomplish this. Not for revenge, no. Not for retaliation, no. But to ensure that such depravity, such atrocities never occurs again. उधर यूएन में ईरान ने हमास के कब्जे में कैद शहरियों की रिहाई की तजवीज रखी। हालांकि इसमें ऐसी शर्त लगा दी जिस पर इजराइल शायद ही राजी हो। Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. दरअसल हमास यरगमान लोगों के बदले इजराइल के कब्जे में मौजूद अपने हामियों को छुड़ाना चाहता है। हमास इजराइल के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है और माना जा रहा है कि डील कामयाब नहीं होने की वजह से ही ये जंग इतनी लंबी खिंच रही है। ऐसे में ईरान का बयान हमास की कोशिशों को ही आगे बढ़ाता हुआ लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जंग कब खत्म होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इसी मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं। और साथ ही राहुल लाल साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेजर जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे है, यूएन के अंदर 2 तजवीज फेल हो चुकी है। इस जंग को रोकने की कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है। ईरान के जरिए अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया गया है। दूसरी तरफ रूस के मॉस्को में भी मीटिंग हुई है। ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्लियर है। लेकिन मुझे आपकी पिक्चर नहीं आ रही उधर से। प्लीज कुछ करिएगा जिससे आई कैन सी माय स्क्रीन। ठीक है सर। देखिए, ये जो जंग है इसका कोई अभी भी समाप्त होने का कोई संभावना नहीं है। कारण ये है कि इजराइल ने ये ठान लिया है कि हमास को खत्म करके रहेंगे, क्योंकि जब जब इजराइल ने हमास को छोड़ा है बीच में कुछ अटैक करने के बाद, अंडर जो इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, तो ये दोबारा पनप गए हैं। और पनप के जो अब की बार किया है, इन्होंने बहुत एक जो 1300 लोगों को मारा और बंधक बनाया और अभी भी बंधक पे रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये जंग खत्म होगी। इसमें किसी की ऐसी सिंसियरिटी भी नहीं है कि कोई इसको खत्म करना चाहता। इंटरनेशनल सिनेरियो पे सब लोग, सब जितने भी कंट्री हैं, वो अपना अपना हित देख रहे हैं। उसमें चाहे रसिया हो, चाइना हो, ईरान हो, ये सब इस चीज को देख रहे हैं कि हम इसमें कैसे फायदा उठाया जाए। और अब इस बात के लिए तो कहते हैं, या यूएन में भी, कि अब जंग को बंद करो, लेकिन इस चीज को कोई नहीं कहता कि हमास जो है वो बिना किसी शर्त के जो बंधक बनाए हुए उनको छोड़े और हमास सरेंडर करे, तब जाकर के ये जंग बंद हो सकती है। लेकिन ये जंग बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईरान के द्वारा ये कंस्पिरेसी है। ईरान ने ही जो है जिस हमास को ये जंग करने के लिए कहा है। उधर हिजबुल्लाह, हुती, जो HHH है, इनका संगठन मिलकर के इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ तक भी कहना है कि ईरान को, चाइना को ये पसंद नहीं आया जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और अभी भी इसका जो बदला लिया जा रहा है, अभी जो हिंदुस्तान ने ये कहा कि ये एक आतंकी हमला था, उसको मद्देनजर रखते हुए कतर ने हमारे 8 जो भारतीय एक्स सैनिक हैं उनको फांसी की सजा सुना दी है, जिसमें 4 तो कैप्टन लेवल के हैं, 3 कमांडर हैं, 1 नाविक है। इसके अलावा जो इजराइल की तरफ से भी एक प्रेशर इंडिया पे आ रहा है कि वो हमास को आतंकी घोषित करे। तो ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, तो उनको देखते हुए अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। अब जो अमेरिका के ठिकानों पर ईरान ने अटैक करना शुरू किया, तो अमेरिका ने रिटेलिएट किया और जो इनकी रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स है उसके ऊपर में अटैक कर दिया है अमेरिका ने भी। तो इन चीजों को बड़ा चल रहा है। उधर रशिया है, वो अपना जमीन तलाश कर रहा है। रशिया ने अभी, जैसे आपने बताया, कि हमास से अंत से गए हैं, जबकि जो यूक्रेन वार के अंदर में जो इजराइल है वो बिल्कुल तटस्थ रहा है, उसने किसी का कोई फेवर नहीं लिया। इसके बावजूद अभी जो इजराइल को ऐसा
लग रहा है कि रसिया जो है वो हमास का जो है तरफदारी कर रहा है। इन ठीक है चीजों सर। को इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रशिया की तरफ से कहा गया है कि भाई ये जो है हमें दोनों पक्षों की बात सुननी होगी, हम बातचीत का रास्ता तलाश कर रहे हैं। और जो मीटिंग हुई है मॉस्को के अंदर, इसमें बताया गया है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए जो यरकमाल बनाए गए लोग हैं उसको छुड़ाने के लिए बातचीत हुई है। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, आपको क्या लगता है? रशिया कह रहा है कि अगर गाजा के अंदर जंग नहीं रोकी गई, अटैक्स इजराइल ने नहीं रोके, तो ये जंग बढ़ेगी। यानी कि अब रशिया भी ये अटेंशन दे रहा है या ये इशारे दे रहा है कि वो भी इस जंग में शामिल हो सकता है, ऐसा कुछ इम्कान आपको नजर आ रहा है? देखिए, रशिया अभी खुद वैसी जंग के अंदर है, अभी ऑलरेडी उसके प्रॉब्लम है और ऑलरेडी वो यूक्रेन से जूझ रहा है, उसकी इकोनॉमी डाउन होगी। और जब आप कोई भी राष्ट्र जब जंग में जाता है तो बहुत सफर वो खुद करता है, भला ही आप जंग जीत रहे हो या हार रहे हो या कुछ भी हो जंग का। अब बात ऐसी है कि रूस, मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर बूट ऑन द ग्राउंड उतरेंगे, ऐसा वो कुछ भी बोल दे, वो धमकी दे दे, कुछ भी बोल दे। उनकी इस टाइम पे ऑल रिस्पेक्ट हैसियत नहीं होगी कि भाई वो और एक और जंग को, अरे इसी से ही निमट लें, इसी से ही निमट लें, यही बहुत बड़ी बात है। एक और जंग से वो निपटेंगे। अब बात ऐसी है, देखिए, इजराइल को पूरा हक बनता है हमास को खात्मा करना, लेकिन जिस तरीके से इजराइल हमास का खात्मा करेगा, जो गाजा पट्टी में है, जो कि हमास के लोग हैं, वो केवल फुट सोल्जर है, वो तो केवल एक पायदे हैं, मैं ऐसा बोलूंगा। जो उनके जो जनरल्स हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, जिनके इनके स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो तो अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, वो तो कतार और अन्य देशों में बैठे हुए हैं वहां पे निर्णय। जी बोलिए सर, शायद आपका ऑडियो चला गया है, आवाज नहीं आ रही आपकी। आऊंगी मैं आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी मौजूद है बात करने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, 8,500 लोगों की मौत अब तक वाकई हो चुकी है, 7,000 लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। नॉर्थ गाजा खाली करने को कहा गया था, लेकिन अब लोग वहां पर वापस लौट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस जंग में क्या फिलिस्तीनी अपनी जान हलाक करने के लिए नॉर्थ गाजा वापस लौट रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी है? हालांकि यहाँ इजराइल की तरफ से कुछ इलाकों के अंदर ग्राउंड पर अटैक्स तो शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस लेवल पर होने चाहिए अभी तक वो नजर नहीं आया। और ये जो मीटिंग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, चाहे हम यूएन की बात करें, ये आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट में क्या किसी तरह का कोई अमन बहाल हो पाएगा बातचीत के जरिए? हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी जो पीस प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने जो है टारगेट किया है, आप इसमें देखना होगा कि इजराइल ने जिस तरह से कहा कि हम हमास को जो टारगेट कर रहे हैं, 40% बच्चे इसमें मारे गए। अगर हम पूरी देखें तो 50% से ज्यादा बच्चे और औरतें मारे गए। बताइए, वो टेररिस्ट थे। जिस तरह का इजराइल जिस तरह का एक्टिविटीज कराओ, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत इनह्यूमन एक्ट है। शायद उनको ना ह्यूमन राइट्स में बिलीव है, चाहे ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बिलीव नहीं है। तो जिस तरह का इजराइल काम कर रहा है, जिस तरह से मार रहा है, और ये खास तौर पर वेस्ट की बात करें, वेस्ट अपने आप को सिविलाइज कहता है। वेस्ट ये कहता है कि हम सिविलाइज हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, ये बहुत ही कंडेबल है। और इसको कंडेम जितना किया जाए वो कम है। आप देखें जिस तरह से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, औरतों को टारगेट किया जा रहा है। अब हमास के नाम पे पूरी फिलिस्तीनी आवाम को खत्म करना चाह रहा है इजराइल। और देखिए, इसकी शुरुआत तभी हो सकी थी जब ये नई गवर्नमेंट आई थी। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, उसमें उनके ऊपर बहुत से करप्शन के चार्जेस हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनके खिलाफ आने वाला था, ऐसा कहा जा रहा था। और दूसरी चीज है, जो ये पार्टियां उनके साथ हैं, वो हार्डलाइन पार्टियां जिन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे आएंगे ये पहले ही कहा जा सकता है ये क्लैशेस होगा। और कहीं कहीं इजराइल का ये भी कहा जाता है इरादा है पूरी तरह से, चाहे गजा हो चाहे वेस्ट बैंक को, पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, पूरी तरह से अपने में शामिल करना चाहता है। अभी आपके प्रोग्राम में हमने काफी डिस्कशन भी किया। आप देखें 45% जो है जो उनको एरिया मिला था फिलिस्तीनियों को, अब सिर्फ 12% है। दुनिया कहाँ देख रही है? यूनाइटेड नेशन कहाँ देख रहा है? ये सिविलाइज लोग क्या कर रहे हैं? उनको ये नहीं पता कि 12% में फिलिस्तीनी लोग सिमट गए हैं। आप हमास के नाम पे लेके पूरी कौम को खत्म कर रहे हैं। कहाँ का जस्टिस है? ये पूरी तरह से इनजस्टिस है। और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म होगा और फिलिस्तीनी भी खत्म नहीं होंगे। भले ही आप उनको टारगेट कर लो, और वो फिलिस्तीनी लोग खत्म होने वाले नहीं है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं होगा।
क्योंकि इसमें जब तक जस्टिस नहीं आएगा, जब तक कि देखिए 2 स्टेट की बात हो रही है, जब तक 2 स्टेट नहीं बनेगा, खास तौर से जो फिलिस्तीनियों को जो पूरा जो है स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पीस प्रोसेस नहीं आ सकता। और ये खास तौर से ये जो गवर्नमेंट है नेतन्याहू की, हार्डलाइन गवर्नमेंट है। जिस तरह से वो टारगेट बच्चों को मारे, जिस तरह से बॉम्बिंग कर रही है और हमास के रॉकेट के बदले में किस तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं, दुनिया कहां देख रही है? ये बहुत बड़ा इनह्यूमन एक्ट कर रहा है इजराइल, और जो है इसको जितना कंडेम किया जाए कम है। और यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है कि यहाँ पे आए और उसको, जिस तरह से आप देखिए सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह से बयानात दिया, उसके बाद इजराइल ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप देखें इजराइल किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। कह रहा सेक्रेटरी जनरल को कह रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं इजराइल जिस तरह से, ये वजह इसकी है कि अमेरिका और उसके जो एलाइज उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जितने दुनिया में जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ज्यूज लोगों के हैं ज्यादातर, और ज्यूज लोग डायरेक्टली जो है इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इजराइल ने जिस तरह से ये 56 सालों में जिस तरह से ह्यूमन राइट की वायलेशन फिलिस्तीनियों के खिलाफ किया, उनकी जमीनों को कब्जा किया है। आप ये देखें वो जमीन किसकी है? क्या इजरायली लोगों की जमीन है? वो तो फिलिस्तीनियों की जमीन रही है। राहुल लाल जी भी मेरे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल जी। यूएन से उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस मसले का हल बातचीत के जरिए हो जाए, लेकिन फिलहाल जो 2 तजवीज यहाँ पर गिरी हैं वो ये बताती हैं कि ये मसला यूएन भी सुलझा नहीं पाएगा फिलहाल फौरी तौर पर। क्या आपको नजर आता है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन है, उसकी तो जितनी अवहेलना हुई है और वो जिस तरह से निरर्थक साबित हुआ है, वो अब कहने की बात नहीं बची। क्योंकि देखिए पूरे के पूरे मामले में महाशक्तियां जो सुपर पावर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ विशेष अपेक्षा रखना वो कहीं से भी संभव नहीं है। और बिल्कुल अभी सही कह रहे थे कि इजराइल जिस तरह से वो यूएन के लिए जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो आप देखिए कोई रिस्पेक्ट की स्थिति नहीं होती है। उसमें जब 24 घंटे का समय दिया था अचानक से इजराइल ने, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था कि ये बड़ी एक भयानक मानवीय आपदा की तरफ लोग अग्रसर हो जाएंगे। और उस प्रतिक्रिया जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो प्रतिक्रिया थी यूएन की, उसके विरोध में इजराइल की प्रतिक्रिया कैसी रही। और पूरे प्रकरण को सोच के देखिए कि अचानक से आप उत्तरी गाजा से लोगों को 11 लाख लोगों को आप दक्षिणी गाजा में जाने के लिए कहते हैं। स्थिति ये रही कि दक्षिणी गाजा में जहां इन्हें जाना था, साउथ गाजा में, वहां पे भी लगातार हवाई हमले स्थित वहां पे भी होते रहे। तभी यह स्थिति है कि लोग फिर वहां से वापस आके अपने घर की तरफ आ गए। तो आखिर सामान्य लोगों को आप उनके लिए क्या बचाव की स्थिति है? ये सही है कि चलिए हमास की गतिविधि गलत गतिविधि, लेकिन जिस तरह से जो अभी जो तमाम जो रिपोर्टें आ रही है वहां पे, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि 40% बच्चे मारे गए, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला ऐसा है कि इसमें इजराइल और इजराइल समर्थकों के पास बचाव के तर्क नहीं नजर आ रहे, क्योंकि कभी भी फिलिस्तीन बराबर हमास नहीं कर सकते। एक फिलिस्तीन एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, वहां पे गजा की पूरे सामान्य आबादी रह रही है, और हमास की गतिविधियों के लिए उन्हें आप सजा दे रहे हैं। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं कि इनकी रणनीति, अगर इजराइल की रणनीति कुछ इस प्रकार की होती कि वो चुन चुन कर हमास के ऊपर कार्रवाई करते, अपने खुफिया इंटेलिजेंस का प्रयोग करते, तमाम तरह की चीजों का प्रयोग करते, वो भी करने में वो विफल रहे। तो देखिए अब ये मामला एक तरह से केवल उसी जगह का अरब इजराइल संघर्ष का मामला नहीं बचा है। ये मामला कहीं कहीं फिर से पूरे दुनिया को एक नए संघर्ष की तरफ झोंकने का काम कर रहा है। यही कारण है कि ईरान की, आप देख लीजिए सामने में ईरान कितना ज्यादा जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है, उसके पीछे किस तरह से हम लोग चीन को एक्टिव देख रहे हैं। अब तो मॉस्को में सीधे सीधे बैठकें होते हुए नजर आ रही हैं। देखिए अगर हम लोग रूस की रणनीति को देखें तो रूस बिल्कुल इसमें चाह रहा है कि पश्चिमी देशों का ध्यान रूस यूक्रेन संघर्ष के जो चल रहा है, काफी लंबा संघर्ष चल रहा है, जो रूस नहीं चाह रहा होगा, वो कहीं कहीं ध्यान भी भटकाना चाह रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का ध्यान कहीं कहीं इजराइल की तरफ इस पूरे संघर्ष में भी उलझ जाए। और यहाँ पे जो आसपास में जो हम लोग देख रहे हैं कि हिजबुल्ला छापामार जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, तमाम घटनाएं चल रही हैं, कुछ जो है कि बंधकों को छोड़ा गया है, बाकी बंधकों के लिए हमास की तरफ से आ रही है जानकारी, वो कह रहा है कि भाई 50 से ज्यादा जो है कि वो मारे गए। तो ये कैसी स्थितियां बनी पड़ी हुई हैं? तो स्थिति यह है कि मामले को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं है, मामले को उलझाने के जरूर प्रयास हो रहे हैं। जो सुपर पावर्स हैं जिन्हें चाहिए था, और अमेरिका विशेषकर उसकी अगर भूमिका होती कि इस मामले को सुलझाने में वो गंभीर होता तो जरूर थोड़ा दबाव बनता। लेकिन क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका में
अगले साल जो है कि वहां पे भी चुनाव होने हैं और अमेरिकी चुनाव में यहूदी लॉबी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो अपने चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति यह है कि उनकी लोकप्रियता जो है कि वो अगर इस समय वो कठोरता बरत रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखना है कि उनका लेकिन करियर भी आगे इजराइल सुरक्षित के अंदर ही जो मौजूदा सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही वहां कुछ प्रोटेस्ट होते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें भी हमने देखी। मेजर साहब, आपका रिएक्शन अधूरा रह गया तो उस वक्त आपसे आंसर लेना चाहूंगी। आप बिल्कुल मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये जो मॉस्को के अंदर मीटिंग हुई है, हम बातचीत की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन जब बात यूएन में आती है तो वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिलिस्तीन जो गाजा पट्टी में 21 लाख 20 लाख जो लोग हैं फिलिस्तीनी, वो दर बदर भटक रहे हैं। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये वाकई में हमास का खात्मा करने की तरफ जंग आगे बढ़ रही है या आम फिलिस्तीनियों का खात्मा करने की तरफ ये जंग आगे बढ़ रही है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। देखिए, पहली बात मैं माफी चाहूंगा कि बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा कनेक्ट करके आया हूं मैं भी। देखिए, बात ऐसी है, जो इजराइल को पूरा हक बनता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो हमास का खात्मा करे और हमास पे हमला करे, काउंटर अटैक बनता भी है, मैं मान सकता हूं। और हमास में और जितने भी गाजा पट्टी में है वो सब के सब हमास के फुट सोल्जर्स हैं। और इस चलिए, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जनरल, उनके डायरेक्टर लीडर, उनकी जो हुकूमतें हैं वो पूरे गाजा पट्टी में, ये भी कह रहा हूं, हालांकि वो कतार में है या कहीं और अन्य देशों में है, मैं तो ये भी कह रहा हूं। इसमें आज जैसा आपने बताया 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये इनोसेंट सिविलियंस, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बेकसूरों, हमें उनको नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, मैं मानता हूं जो हमास ने किया वो बहुत गलत किया, वो के नहीं करना चाहिए था, वो के उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने मासूमों पे ऐसा मतलब जुल्म किया कि जिससे इंसानियत भी कांप जाए बिल्कुल इसमें। और बल्कि मैं तो कहूंगा सिविलियंस जो हैं दोनों तरफ से लोग अभी जागे हैं। जब हमास का हमला हुआ है, बहुत ही खराब हमला हुआ है, लेकिन यही तो पिछले 100 सालों से दोनों तरफ से होता आ रहा था। इसी तरीके से जाने जा रही थी सिविलियंस की वहां पे, और बहुत ही बदकिस्मती से, मेरे को बचपन से याद है ये हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, ये रिजॉल्व कभी नहीं हो पाया है चरम जी। चाहे 1917 से लगा लीजिए, चाहे उससे पहले आप मिड 19th सेंचुरी से लेके लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी से लेके 1947, 49, 1967 में जहां पे 6 दिन का युद्ध देखा गया, 1979 जब यूएन ने इंटरवेन करने की कोशिश करी, यूएन कुछ खास कर नहीं पाई यहाँ पे, या चाहे 2000 की बात कर ली है जब यासिर अराफत ने भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया इजराइल और फलस्तीन का कोई इशू, कोई मसला, कोई। फिर 2008 में, 2006 बल्कि मैं 6 और 7 में बोलूंगा एक तरीके से, जब हमास आई थी गाजा पट्टी में, उन्हें अपनी सरकार बनाई थी वहां पे, इन्होंने हरकतें ऐसी करी है हमास ने जो बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली, जो कि किसी की भी रूह कांप जाए वो ऐसी। तो इजराइल ने कहा हम इनको मिट्टी में खाक कर देंगे हमास को। तो अगर खाक करना है, आइडियोलॉजी जो बहुत मुश्किल है उनकी खत्म करना, जो उनकी जो ऊपर की लीडरशिप है वो खत्म करनी चाहिए। देखिए, एक उसामा बिन लादेन को मार के क्या उग्रवाद, आतंकवाद का खात्मा हो गया दुनिया से? नहीं हुआ। और उसको खत्म करना बहुत जरूरी था, उसामा बिन लादेन को, जी हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमास को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, और इस तरीके से सिविल मारे जाएंगे। जी हाँ, मैं मानता हूं उनकी जो डिमांड है कि भाई जो उनके फलस्तीन है, देखिए हमास ना ही फलस्तीन को रिप्रेजेंट करता है, ना फलस्तीन ने हमास को बोला है तुम जाओ वहां पे जाके अटैक करो। तो पहली बात तो फलस्तीन को अपने आप को सबसे पहले ही डिस्टेंस कर देना चाहिए था हमास से, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, केवल मानवता को, केवल इंसानियत को, वो बोलेंगे दोनों तरफ से। मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूं, चाहे इजरायली हो चाहे फलस्तीनी हो। हमास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा मैं, हमास को, बल्कि कोई भी जो भी कहीं पे भी दुनिया भर में कहीं पे हमास को सपोर्ट करेगा, मैं उसको गलत कसूरवार ठहराऊंगा। तो जो यहूदी है, जूत है, वो बहुत अच्छे हैं, मैं देखे, बल्कि दुनिया को सीखना चाहिए इनसे। कहां पे मिट्टी में खाक हो गए थे सब जानते हैं। हिटलर ने नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था, उनको गैस चेंबर में डाला था, लेकिन फिर भी यहूदी अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे फिर भी इतनी बड़ी पावर बन गए। तो दुनिया को सीखना चाहिए कि वो वहां तक पहुंचे।
जैसे कि आपने कहा कि ये जंग आज की नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल का मसला 100 साल पुराना है और लगातार ये टकराव बना हुआ है। लेकिन हमास के कार्रवाई के बाद इजराइल का इस तरीके से गाजा के ऊपर लगातार बम बरसाना, क्या आम शहरियों के ऊपर उनकी हलाकत के लिए इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा? वॉर क्राइम माना जा रहा है कई रिपोर्ट्स में, और खुद यहाँ पर यूएन में भी इस बात का जनरल सेक्रेटरी ने जिक्र किया है कि ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन इजराइल ने भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया। हमास के जरिए दावा किया जा रहा है कि 1 महीने तक भी इस जंग को लड़ सकता है। इजराइल कह रहा है कि बहुत जल्द हम हमास का खात्मा कर देंगे। मेरे सवाल मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब आपसे है। सर, आपको क्या लगता है? इजराइल कह रहा है कि हम हमास को जड़ से खत्म कर कर ही दम लेंगे, लेकिन क्या हमास के नाम पर जो आम फिलिस्तीनी वहां पर मारे जा रहे हैं, इजराइल की इस कार्रवाई में उन्हें नजरअंदाज कर देना क्या ठीक होगा? और हमास को खत्म करने के लिए 4 बार पहले भी कोशिशें हुई हैं इजराइल के जरिए, लेकिन हमास आज पहले भी कोशिशें हुई है इजराइल के जरिए, लेकिन हमास आज तक जिंदा है। और जो 7 तारीख को जो अटैक हुआ, हमास कितनी तैयारी के साथ इस बार आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जो हमारे मित्र हैं जो इस पैनल पे, मैंने उनको सुना, और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने के नाते से मेडिकल डॉक्टर हूँ। मुझे भी जो ह्यूमैनिटी के प्रति बहुत लगाव है, और जो किसी के ऊपर भी कोई भी अत्याचार या कोई किसी तरह की बर्बरता होती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं 1-2 चीजें ये कहना चाहता था कि जो ये कहा गया कि नेतन्याहू ने अपनी जो उनकी जो प्रसिद्धता वो घट रही थी या इलेक्शन के लिए ये किया, इसने तो अटैक किया नहीं है। देखा जाए यूएस जो यूक्रेन के ऊपर में रशिया ने अटैक किया था, लेकिन इनके ऊपर तो अटैक हुआ है। तो 2-3 चीजें मैं पर्सपेक्टिव में डालना ये चाहता हूं कि इजराइल का कोई इरादा नहीं है कि वो हमास के ऊपर में या मतलब फिलिस्तीन के ऊपर में या गाजा पट्टी में अपना कंट्रोल रखे। पता होगा आपको कि 2006 तक इजराइल का कंट्रोल था गाजा पट्टी के ऊपर में, फिर उन्होंने छोड़कर उनको दे दिया गया। अब जहां तक कहते हैं कि हमास, निंदा से कुछ नहीं होता आज के जमाने में जब तक एक्शन ना हो। अब ये बताइए कि जो हमास के करीब 36,000 लड़ाकू हैं, वो फिलिस्तीन ही हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। और मैंने भी एक वीडियो देखा था कि जो हमास के जवान ने कहा कि आतंकी ने कहा कि मैंने 10 इजराइल को मारा है, तो उसका फादर जो एक फिलिस्तीनी है उसने उसको शाबाशी दी। कहने का मतलब यह है कि फिलिस्तीन का पूरा हाथ है हमास को सपोर्ट करने का। और अब आप एक चीज बताइए कि हमास का जो बागडोर है उसका प्रशासन किसके हाथ में है? अगर प्रशासन जो है फिलिस्तीन के हाथ में है, तो फिलिस्तीन ने अलाउ क्यों किया है अपनी जमीन को इस्तेमाल करके दूसरे पर अटैक करने के लिए? क्योंकि अभी जो इजराइल लेबनान को ये कह रहा है, अगर आप हिजबुल्लाह को अटैक करने देंगे तो हम आपके ऊपर अटैक करके इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। तो ये तो देखना है फिलिस्तीन को। और आप ये बताइए कि फिलिस्तीन को जो अगर साथ नहीं देता है, और फिलिस्तीन के लोग जो हैं जाकर के इजराइल में काम करते थे, जैसे हमारे यहाँ पर बांग्लादेश से आते हैं, उन्होंने भी जाकर के सारी यहाँ की सिक्योरिटी दी है और जो इंटेलिजेंस का काम किया है। तो फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं, और यही कारण है कि उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और जो बाकी लोग हैं, जो जितने मुस्लिम कंट्री हैं, अरेबियन कंट्री हैं, वो लिप सर्विस कर रहे हैं। मिस्र ने जो है अपना बॉर्डर तक नहीं खोला था, वो भी यूएस ने बोला तब जाके खोला। जॉर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है। और जितनी भी अभी जो सामग्री आ रही है राहत की, वो $100 मिलियन जो यूएस ने दिए हैं, $20 मिलियन जो है फ्रांस ने दिए हैं। बट सर, जो आपने बात यहाँ पर कही है कि इजराइल कभी नहीं चाहता कि वो गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा करे या उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो तारीख के पन्ने हमें बताते हैं 48% जमीन फिलिस्तीन की थी, जो अब 12% पर सिमट कर रह गई है। इजराइल की मंशा के ऊपर सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि गाजा पट्टी को क्या एक बार फिर से वो कब्जा करना चाहते हैं? 2005 में ओस्लो संधि के तहत उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी थी। दूसरा सवाल मेरा यहाँ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब आपसे है, क्या मिडिल ईस्ट का ये कहना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, प्लीज मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि 1967 में जब लड़ाई हुई थी, तो जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और ये पूरा का पूरा एरिया जो है उनके कंट्रोल में आ गया था। उन्होंने सब जीत लिया था लड़ाई में, लेकिन सब वापस कर दिया। वो तो 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं। इजराइल कहते हैं कि हम भी रहेंगे, फिलिस्तीन भी रहेगा, लेकिन फिलिस्तीन ये कहता है या अरब ये कहते हैं कि जी नहीं,
आपको खत्म करेंगे, आप यहाँ से जाइए और जो है यहाँ इसको खाली करिए। लेकिन फिर भी उसके अलावा अगर ये चीज, आपकी बात को भी मैं मानता हूँ, अगर ऐसा भी करना है तो ये जो लड़ाई का तरीका है, ये जो हमास ने अपनाया हुआ है, इससे कोई मसला वो नहीं हो सकता। और ये अब सऊदी अरबिया ने भी देख लिया है कि जो इजराइल की मिलिट्री पावर को उसको हराया नहीं जा सकता, और सऊदी अरेबिया ने अपने संबंध और यूएन ने अपने संबंध स्थापित करके उनको मान्यता देने की बात कही है। तो इसी प्रकार से फिलिस्तीन को भी ये समझना पड़ेगा और ईरान वगैरह के बहकावे में ना करके और हमास को सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके ये मामला निपटेगा। नहीं तो इजराइल ने बिल्कुल ठान लिया है ये कि वो उसको खत्म करके तभी जा करके। तो और इजराइल की एक बात देखिए आप, ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड पे है कि इजराइल जो है लक्ष्य मस्जिद में मुस्लिम्स को प्रेयर की इजाजत देता है, जबकि यहूदियों को वहां पर प्रेयर की इजाजत नहीं है। तो इजराइल जो है वो एक लेकिन वो तो इंटरनेशनल कैपिटल है ना सर, यरूशलेम जो है इंटरनेशनल कैपिटल है वहां, और तीनों मजहब के लोग वहां पर अपनी इबादत कर सकते हैं। और यहाँ इजराइल के जरिए रमजान के महीने में इजराइल के जरिए अल अक्सा मॉस्क के अंदर जो है ग्रेनेड दागे गए थे वहां पर, जबकि ये मुआहिदा हुआ था कि रमजान जैसे पवित्र महीने के अंदर आप जो है किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं करेंगे दोनों तरफ से। लेकिन वो एक्टिविटीज भी हमें नजर, वो तो बहुत निंदनीय, वो अगर ऐसा हुआ है तो वो निंदनीय है। लेकिन जो आप यूएन की बात कर रहे हैं, यूएन को तो कोई सुनता नहीं है। यूएन या इंटरनेशनल कुछ भी स्थापित कर दे उससे कुछ नहीं होता। नहीं तो फिर सर यहाँ तो इंसानियत का कत्ल है ना। अगर 36,000 हमास के लड़ाके हैं और 21 लाख यहाँ फिलिस्तीनी हैं, वो जा बहक होने के लिए यहाँ तैयार है या उनका कत्ल किया जा रहा है, तो ये इंसानियत का कत्ल है। फिर हमें इंसानियत के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए। हमास का खात्मा करिए, लेकिन उस आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करेंगे मैडम? उस आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करेंगे जब 1948 के अंदर वेस्ट बैंक से 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को वहां से भगा दिया गया था। वो आइडियोलॉजी हमास के रूप में धीरे धीरे सामने आई और जिसका अंजाम आज ये भुगत रहे हैं। ठीक है सर, हमास को खत्म करने का तरीका आप बता दीजिए। नहीं, मैं नहीं डिसाइड कर सकती ना सर हमास को खत्म करने का तरीका। इजराइल इतनी इंटेलिजेंस है, मोसाद जैसे उसके पास एजेंसी है, आईडीएफ है उसके पास, बावजूद वो लोग उसको नहीं जांच पाए। मेरा इतना कद नहीं है कि मैं हमास को खत्म करूं। तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए, युद्ध खत्म हो जाएगा। टू नेशन थ्योरी पे क्या मौजूदा सरकार एग्री है? बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो अलायंस में लोग हैं वो टू नेशन थ्योरी को क्या मानते हैं? वो तो अमेरिका ने भी, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आप गाजा पर अपना अधिकार नहीं रखेंगे। अमेरिका भी इसके खिलाफ है कि वो जो हमास को खत्म करके गाजा जो है वो फिलिस्तीनियों को सौंप दिया जाएगा और वहां वो। ठीक है सर, एक एक करके एक रिएक्शन लेना चाहूंगी, वन साइडेड ये डिबेट हो जाएगा। मोहम्मद शहजाद साहब, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? देखिए, मैं आपके चैनल से बहुत दिनों से जुड़ा हूं, लेकिन इस तरह के डिस्कशन कम होते हैं। सबको आप मौका बराबर देते हैं। मुझे ये लगता है कि जिसको मौका दिया जाए वो अपनी बात कहने का पूरा हक है उसका। जहां तक बात है हमास की या इजराइल की बात है, वो इजराइल यही चाहता है कि ये लोग जो है रिफ्यूजी बन के दूसरे कंट्री में जाएं, क्योंकि वो पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है, और उनको जो सपोर्ट जो पार्टियां कर रही हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। वो हार्ड लाइन पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि पूरी तरह से कब्जा होना चाहिए। उनका यही है कि ये निकल जाए वहां से, रिफ्यूजी बन के चाहे मिस्र जाए चाहे जॉर्डन जाए। आप देखिए लाखों फिलिस्तीनियन जो हैं वो दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। आज तक वो जो है कैंप में पैदा हुई, वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी देखने की जरूरत है। ये यही चाह रहे हैं कि रिफ्यूजी बन के चले जाएं। क्यों अपना मुल्क छोड़े हो, क्यों अपनी जमीन वो छोड़े? जमीन तो उनकी है, इजराइल की थोड़ी भी जमीन है। जमीन तो फिलिस्तीनी लोगों की है और उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप अपनी जमीन छोड़ दें। तो ये कुल मिला के इनका यही मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि इनको हटा दिया जाए और पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। अगर टू नेशन की बात है, इजराइल ने कभी सॉवरेंटी दी उस नेशन को, या जो गजा या जो वेस्ट बैंक है, क्या उसको सॉवरेंटी कभी उसने नहीं दी? उसको फुल स्टेट कभी नहीं बनाया इजराइल ने, क्योंकि इजराइल की भी मंशा ये नहीं है। अगर ये मंशा रहती 45% से 48% से 12% में ये नहीं हो पाते। यही सबसे बड़ी वजह है कि इनकी जो भी नियत है, इनकी नियत पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। और अरब जो है, अरब में ज्यादातर कंट्रीज में देखिए मोनार्की है, और जो हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं, अरब्स जो है उनको जो हुक्मरान है बहुत पसंद नहीं करते। ये भी एक वजह है।
और जिस तरह से ये तनाज़ा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं रोकती तो इसके नतायज या जो बड़े निगेटिव पड़ेंगे, इससे कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पीस लवर्स हैं, जो पीस को चाहते हैं, उनको मिलजुल के बैठ के इस पे काम करना होगा। और एक स्टेट जो है फिलिस्तीनियों का जो है फुल स्टेटहुड होना चाहिए, सॉवरेंटी के फुल सॉवरेंटी के साथ होना चाहिए कि वो भी अपने हिसाब से अपने फैसले ले सकें, अपनी आर्मी रख सकें, तब जाके इसका खात्मा हो सकता है, नहीं तो खात्मा नहीं होगा। और जो हमास जो बातें कर रहा है कि इजराइल को एग्जिस्टेंस को नहीं माने, उसको भी पीछे हटना होगा, तभी होगा। और जो हमास ने जो काम किया उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, उसने भी इनह्यूमन काम किया, लेकिन उसके काम पे आप इनोसेंट फिलिस्तीनियों को नहीं टारगेट कर सकते, बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। आप एक स्टेट एक्टर हैं और आप कहते हैं कि जो अमेरिका आपको साथ दे रहा है, यूरोपियन यूनियन आपको साथ दे रहा है, उनको सोचना चाहिए कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, औरतों को टारगेट कर रहे हो। ये रुकना चाहिए और इसका बैठ के फैसला होना चाहिए, तभी देखिए हर चीज का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसका पीसफुल तरीके से उसका सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन सोल्यूशन अगर आप चाहें तब, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड कम्युनिटी सॉल्यूशन चाह रही है। अमेरिका इसी के पीछे रहना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो है मिडिल ईस्ट में इम्पैक्ट खत्म हो रहा था। अभी देखे सऊदी ने जिस तरह से ट्रीटमेंट किया, पेट्रोल के दाम उसने जो है उसके घटाने के लिए कहा, सऊदी अरब नहीं उसकी बात माना, तो कहीं कहीं बट अमेरिका तो अपने नागरिकों को, अपने बाशिंदों को जो है वहां से निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, कतर के जरिए सालिसी कराकर, हमास के जरिए कम्युनिकेट करके और वहां से अपने लोगों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका इस बात पर पाबंद है कि जो इजरायली अटैक हो रहे हैं या हमास के जरिए अटैक किए जा रहे हैं वो बंद हो, उसे सिर्फ अपने नागरिकों को देखना है? राहुल लाल जी, देखिए अमेरिका का आतंकवाद के प्रति हम लोगों ने बार बार दोहरा रवैया देखा है कि ऐसा नहीं है कि वो, हम लोगों ने अभी अफगानिस्तान का उदाहरण तो है ही हम लोगों के सामने में कि क्या स्थितियां रही अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को लेकर। तो इसलिए अमेरिका की भूमिका वो संदेह के घेरे में हमेशा होती है, वो अपने स्वार्थों के आधार पर चल रहे हैं। बाकी विश्व शक्तियों की भी स्थितियां वही है, यही कारण है इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। आप सोच के देखिए कि ये सबसे बेहतर चीज था कि टू नेशन थ्योरी को ये इम्प्लीमेंट करने का, कि आप उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाते। अगर ये कहा जाए कि 38,000 लड़ाके वहां पे रह रहे हैं हमास के, इस 38,000 लड़ाकों की सजा हम 25 लाख के पूरे की पूरी जनता को दे देंगे, तो फिर आप इस विचारधारा के साथ आप समाधान नहीं निकाल सकते, नंबर 1। नंबर 2, बेंजामिन नेतन्याहू कई उकसावे वाले काम करते हुए रहे, जैसे अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर हमला की स्थिति हम लोगों ने देखा ही है। उसके अलावा जो एक भावना को भड़काने वाली चीज उन्होंने जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कि मैप प्रस्तुत किया था यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें ना तो जो है कि वो गाजा पट्टी के एरिया को प्लस जो है कि वेस्ट बैंक को, दोनों को जो है कि उन्होंने इजराइल के हिस्से के रूप में दिखा दिया था उससे। तो इस प्रकार की चीजों से फिर आप उकसावे वाले काम आप करते हैं। अगर समाधान चाहिए तो उसमें टू द पॉइंट आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमास के विरुद्ध कार्रवाई करें, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन हमास के नाम से अगर सामान्य जनता के साथ आप करेंगे कार्रवाई, तो फिर एक तरह से ये लड़ाई फिर तब तो एक आतंकवाद का जवाब आप दूसरे किस्म के आतंकवाद से आप जवाब दे रहे हैं, और फिर आतंकवाद को आप आतंकवाद से समाप्त भी नहीं कर सकते। स्थिति ये है। ऐसे स्थिति में देखिए दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां, ईरान इसको एक अपने मौके के रूप में ले रही है। अगर हम लोग देखें, ईरान तो नहीं रहा, साथ में साथ चीन, रूस, सबके सब दूसरे अलग अलग बड़े जो है कि वहां पर सुपर एक्टिव मोड में खड़े हैं इस समय। तो इसलिए ये जो पूरा रवैया है, वो पूरा रवैया शांति स्थापित करने का नहीं, ये तो 21 दिन आज 21 दिन चल रहा है। अगर ये लोग 10% प्रयास करते गंभीरता के साथ, तो ये मामला इतना नहीं गहरा था। आप सोच के देखिए कि 7 अक्टूबर से लेकर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लगातार वहां पे स्थिति सुधरने के स्थान पे स्थिति बिगड़ते जा रही है। और सबसे ज्यादा इसका जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान एक तरह से मानवता को नुकसान हो रहा है। उसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रभाव हर किसी के ऊपर पड़ना ही है। कतर ने जिस तरह से 9 जो है कि हमारे जो सेना के पूर्व लोग रहे हैं, उनको जिस तरह से सजा दिया है, अचानक से मौत की सजा, क्या इसके पीछे हम लोग उस पृष्ठभूमि को नहीं देखेंगे? देखना ही पड़ेगा उस पृष्ठभूमि को। भारत के ऊपर अब इजराइल की तरफ से भी पड़ रहा है कि आप हमास को आतंकवादी संगठन हम लोग घोषित नहीं किए हुए हैं, वो कब किया जाएगा? तो अलग अलग देशों पे अलग अलग ढंग से दबाव और उसके इफेक्ट जो है कि वो पड़ने शुरू हो गए, जबकि भारत इस पूरे प्रकरण में देखिए न्यूट्रल स्थिति में रहा है शुरुआत से। जब 7 अक्टूबर को यह घटना घटी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कठोर शब्दों में इजराइल के साथ संवेदना भी प्रकट की, साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए जो है कि यहाँ से राहत सामग्री भी जा रही है। तो एक न्यूट्रल देश है भारत, और न्यूट्रल ढंग से इसमें काम भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी
प्रभाव यहाँ पे भी पड़ रहा है, तो सोचिए कि दूसरे देशों के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। इसलिए ये समय है कि जब पूरा विश्व समुदाय मिलकर इस मामले को शांत करने का प्रयास करे और अमेरिका जैसे देशों के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास करे, तो जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ लोग मामला को शांत करने का स्थान तो भड़काने में लगे और अपने अपने। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका के जरिए यूएन के अंदर वीटो कर दिया गया, दो तजवीजें गिर चुकी हैं रशिया और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो दूसरी तरफ ईरान भी यहाँ अमेरिका के साथ सीधे ये दो राइवल जो है इस जंग में आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान के जरिए जिस तरीके से अमेरिका को खुली धमकी दी गई है वो कितना असर करेगी या इस जंग पर कितना असर डालेगी? मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, ईरान के जरिए जो अमेरिका को धमकी दी गई है, दोनों राइवल हैं एक दूसरे के, आपको लगता है कि ये जंग ईरान और अमेरिका तक भी जाएगी? इसके क्या नतीजे आपको नजर आते हैं इस धमकी के जो आज दी गई? देखिए, जो ईरान ने धमकी दी है और अमेरिका के कुछ जो सैनिक खड्डे हैं उनके ऊपर हमला भी किया है, तो रिटेलिएशन में अमेरिका ने भी उसको अटैक कर दिया है, उनकी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड। तो ये जो एक अभी ईरान जो है वो हालांकि अपना दबदबा दबाने के लिए और ईरान में वो ये लड़ाई उसके साथ में इजराइल के और उनके लड़ता रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो ईरान को ये जो लगा कि हाँ इंडिया का ये कॉरिडोर बन रहा है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक, तो इस वजह से भी उसने हमास को जो है भड़काया होगा या हमास को उसको अटैक के लिए किया था। एक चीज मैं और भी हाँ ये कहना चाहूँगा कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हमास के ऊपर अटैक के बहाने फिलिस्तीनियों के ऊपर अटैक कर रहा है, अभी जो इजराइल है दूसरे तरीके ढूंढ रहा है। वो तरीका ये ढूंढ रहा है कि जो 500 किलोमीटर लंबी सुरंग है और वो इंटरकनेक्टेड है, उसके अंदर में छुपे हुए हैं हमास वाले भूमध्य सागर से, उसके ऊपर में पानी का भरने के बाद में वहां फ्लडिंग करके उनको निकाला जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि उसमें जो है वो आतंकी है हमास अपने आप जब बाहर आ जाएंगे तो फिर जो सिविलियन है उनकी क्षति नहीं होगी। जो सिविलियन है तो सिविलियन जो वैसे साइड कोलेटरल डैमेज में जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कोई अटैक करने का इजराइल का ऐसा कोई इरादा नहीं है और ना ही उसका कोई औचित्य है, वो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो ये जो लड़ाई है अभी अगर इसमें एक एक्सिस बनता जा रहा है, जैसे आपने कहा ईरान, रशिया, चाइना और साउथ ये नॉर्थ कोरिया, ये सब मिलकर के अपना स्कोर सेट करना चाहते हैं। सभी का दुश्मन कॉमन है, वो है अमेरिका। चाहे आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, या आप जो है ये किम जोंग ले लीजिए। तो ये लड़ाई बड़ी हो सकती है, लेकिन इस समय रशिया जो है वो अपने ही उसमें फंसा हुआ है, तो वो कुछ उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है, वो कुछ सहायता कर नहीं सकता। और ईरान जो है वो हालांकि अपना देखिए उसका लड़ाई को बढ़ा सकता है, और ईरान चाहता है कि उसको और देशों का समर्थन मिल जाए, पूरे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अरबियन कंट्रीज हैं, उनका आ जाए, चाइना साथ में आ जाए। अरब कंट्रीज की आपने बात की, इसी से अगला सवाल मैं लेती हूँ। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, अरब ममालिक मीटिंग बुला रही हैं, क्या किसी तरह की कोई तजवीज वो पास करा पाएंगे इन हालातों में? जी, बहुत ही पेचीदा मामला है और बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अभी कितने भी लोग सामने आए, कितने भी लोग बात करें, अभी जख्म बहुत गहरे हो गए हैं। और देखिए, मैं सख्त निंदा करता हूं कि निंदा से कुछ नहीं होगा, एक्शन से होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि तो यानी कि एक तरीके से हमास ने भी जो किया उसकी निंदा होनी चाहिए, है ना। मगर वो तो जो इजराइल कर रहा है अभी फिलिस्तीन पे, क्योंकि हमास के लोग वहां छुपे वहां गुफाएं खुदी हुई हैं, वहां पे अंडरग्राउंड टनल्स हैं। तो अगर पुतिन ने जब किया था तो लोगों ने कहा पुतिन वॉर क्राइम कर रहा है, सिविलियंस की जान जा रही है यूक्रेन में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सब दुनिया भड़की थी, दुनिया आई थी सामने बोलने के भाई पुतिन वॉर क्रिमिनल है। अगर पुतिन वॉर क्रिमिनल है और हमास तो है ही है उग्रवादी, तो जो हो रहा है मासूमों के ऊपर, आपने देखा था रबल पे से कैसे वो इंसान प्रैम, छोटे बच्चे की प्रैम उठा के जा रहा था, उसी की गलती थी, क्या वो उग्रवादी है? और दूसरी बात मैं कहूंगा, बहुत मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है लोगों से, जो व्हाट्सएप पे वीडियो आते हैं उन पे यकीन ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत प्रोपेगेंडा भी आता है कि अगर आप वीडियो देखते हैं कि किसी का कि आपने कोई वीडियो देखा कि कोई इसमें
देखिए जब जंग बिछड़ती है ना, सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से बहुत होती है, ये हर तरफ से, कोई दूध का धुला नहीं है जंग के मैदान में। दोनों पार्टी अपने अपने तरफ से गोली बारूद तो करेंगी, इसके अलावा वो पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के दोनों पार्टी, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि फिलिस्तीन करेगा या इसराइल करेगा, दोनों पार्टी करती हैं ये। तो व्हाट्सएप पे वीडियो कहीं पे भी किसी भी मुल्क में कैसे भी आ सकते हैं कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भाई ये है, ये एक लाश बनी हुई है, ये व्हाट्सएप कर रही है। ऐसे भी वीडियो आए हैं कि भाई अरे कोई बोल रहा है कि भाई मैंने इसको बोला तो उसको शाबाशी मिल रही है। तो उस पर यकीन ना करें, केवल एक बात पे यकीन करें, अपने आप पे, और इंसानियत मेन चीज है, उस पर ध्यान दें। ठीक है सर। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपका रिएक्शन सर, 1 मिनट। जी, मेरा रिएक्शन ये होगा कि इसको सबसे पहले इस जंग को खत्म किया जाए। जिस तरह से बच्चे और औरतें मारी जा रही हैं, सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन जो पर्सपेक्टिव को अपनाना चाहिए, उसके बाद बातचीत होनी चाहिए, तभी उसका हल कुछ हो सकता है। सिर्फ लड़ाई से कोई जंग नहीं जीत सकता और उसका बिल्कुल भी खात्मा नहीं हो सकता। जो इजराइल भी जो हद मुकर्रर किया होगा वो पा नहीं सकता, जब तक कि पीस प्रोसेस के थ्रू जब तक वो काम अपना नहीं करेगा, नहीं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ठीक है सर। राहुल लाल जी, आपका रिएक्शन सर। देखिए, पूरे प्रकरण में अभी विश्व शक्तियों को देखना पड़ेगा कि पूरे दुनिया जो है कि पहले ही कोरोना संकट से जूझी है, फिर रूस यूक्रेन के संकट से भी जूझी है। अभी इस लड़ाई का और विस्तार होना कहीं से भी किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, ना तो फिलिस्तीन के पक्ष में है, ना इजराइल के पक्ष में, पूरे दुनिया के पक्ष में नहीं है। 2 नेशन थ्योरी को संदर्भ में अब आगे बढ़नी चाहिए और पीस टेबल पर इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाने की तीव्रता के साथ जरूरी है।